मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत, और आइए शुरू करने जा रहे हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया में, सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में महाकुंभ देखा भी जा रहा है, लोग भी पहुंच रहे हैं, बात भी हो रही है। तो पड़ोसी देश आखिर क्यों अछूता रहता। पाकिस्तान में भी महाकुंभ शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और सर्वे कर रहे थे, हवाई सर्वेक्षण, क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज लोग पहुंच रहे हैं, वो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भारी भीड़ है। देखिए योगी नीचे देख रहे हैं, चारों तरफ आपको लोग ही लोग नीचे नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, योगी दरअसल अयोध्या देख रहे थे नीचे, और यह है वो तस्वीर, अयोध्या की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भक्त लाखों की संख्या में अयोध्या भी उसी तरह से पहुंच रहे हैं। जो प्रयागराज आ रहे हैं वो महाकुंभ में स्नान करके उसके बाद अयोध्या जा रहे हैं दर्शन के लिए रामलला के। लेकिन महाकुंभ की बात चारों तरफ हो रही है, क्योंकि भारी भीड़ महाकुंभ में पहुंच रही है। लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसलिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं वो आखिर महाकुंभ और स्नान से कैसे पीछे रहते। तो तस्वीर देखिए जरा, पाकिस्तान में भी गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ पाकिस्तान में भी हो रहा है। वो हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, भारत नहीं आ सकते हैं, महाकुंभ में स्नान नहीं कर सकते हैं, प्रयागराज तक नहीं आ सकते हैं। तो इन्होंने खुद एक कुंड बनाया, गंगा जल डाला, उसमें अतिरिक्त पानी डाला और देखिए महाकुंभ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि भारत नहीं आ सकते हैं। और न सिर्फ महाकुंभ स्नान कर रहे हैं, बल्कि उसी तरह विधि विधान से पूजा भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और पूजा पाठ के साथ साथ आसपास के स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनम मृत्योर्मोक्षीय मामेता। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अग्निदेवाय नमः। और बाकायदा वहां प्रसाद बन रहा है और प्रसाद लोगों में बांटा जा रहा है। ये पाकिस्तान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रयागराज के महाकुंभ को देखने के बाद वहां भी वही उत्साह है। वहाँ तो जा नहीं सकते, प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पर सेलिब्रेट पाकिस्तान में। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो भी स्नान कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी स्नान कर रहे हैं। स्नान करेगा उसके पाप खत्म हो जाएंगे। स्नान से जो हमारे किए हुए पाप वो सब धुल जाते हैं। हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। हर रोज लाखों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू 144 साल में आने वाले महाकुंभ में स्नान नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान के हिंदू भले ही भारत ना सके, लेकिन वहीं पाकिस्तान में ही महाकुंभ मना रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू शुभ मुहूर्त में अपने देश में ही स्नान कर रहे हैं, डुबकी भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू महाकुंभ के रंग में पूरी तरह से रंग कर
ठीक उसी तरह पूजा भी कर रहे हैं और प्रसाद भी बांट रहे हैं। अब देखिए जरा कि आखिर कैसे पाकिस्तान में महाकुंभ मनाया जा रहा है। लोगों के पास क्या विकल्प है, क्या किया है। भारत आ नहीं सकते हैं, प्रयागराज तक आ नहीं सकते हैं, तो वहां के हिंदू क्या कर रहे हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दुनिया भर में महाकुंभ को लेकर दीवानगी दिख रही है। इस वक्त प्रयागराज में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो दुनिया के कई देशों से भी श्रद्धालु पहुंचे, अलग अलग देशों से। पाकिस्तान में कुंभ को लेकर जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। पाकिस्तान में अनोखे तरीके से महाकुंभ चल रहा है। पाकिस्तान में ही हिंदुओं ने महाकुंभ आयोजित कर लिया है। कुंभ के लिए हिंदुओं ने बाकायदा देखिए कुंड बनाया है। देख रहे हैं आप, एक कुंड तैयार किया। कुंड में क्या किया, गंगा जल डाला है। पाकिस्तान के हिंदू इसी कुंड में स्नान कर रहे हैं, गंगा जल डालकर। हर हर गंगे और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वीजा वजहों से पाक के हिंदू भारत नहीं आ पाते हैं और वो इस महाकुंभ में शामिल होकर आस्था दिखा रहे हैं। पाक के रहीम यार खान जिले में यह महाकुंभ हो रहा है। यहां गंगा नदी के पानी से नहाने के लिए यह कुंड बनाया है। कुंड के अंदर क्या किया, थोड़ा गंगा जल डाला है, बाकी नॉर्मल पानी डाल दिया है। पुजारी श्रद्धालुओं के ऊपर जल डालते हैं उसके बाद, जिससे वो गंगा स्नान का अनुभव भी ले सकें। इस तरह स्नान से बीमारी दूर करने का दावा भी कर रहे हैं। भक्तों के लिए प्रसाद का भी इंतजाम किया गया है। यहां सभी के लिए दलिया खिचड़ी बनाई गई है, जिसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान के समय भक्त गुरु का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, पाकिस्तानी हिंदुओं को सुनिए जिन्होंने वहां आज स्नान किया है महाकुंभ का, क्या कह रहे हैं। आज हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं महाकुंभ के मेले के हवाले से। हमने यहाँ पर पीछे तालाब है, उसमें गंगा जल डाला है और गंगा जल के जरिए से हम यहाँ पैप के माध्यम से स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पानी हम बाल्टियों के माध्यम से नहीं ला सकते थे। वहाँ तो जा नहीं सकते, बिजली की प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पर सेलिब्रेट पाकिस्तान में। हमारे जो ऋषि मुनि है वो भी स्नान कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे 14वां रतन कुंभ रतन जो है वो स्नान कर रहे हैं। जो जिसको भी बीमारी और जो कोई मसला मसाइल है, उसको मकसद दर्द रहता है, जान में घुटनों में दर्द है या गले में मसला है, बुखार या कोई भी मसला बीमारी है, तो ये स्नान करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं सर्दी लगेगी, ये के दाम तो बहुत ही आनंद आ रहा है। हर जो आदमी स्नान करेगा उसके पाप खत्म हो जाएंगे। जिनको अगर कोई भी बीमारी होती है शरीर तौर पर, तो अगर यहाँ पर स्नान किया जाता है तो उनकी वो पीड़ा, वो बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आज का जो स्नान है सबसे पवित्र और पाक है। इस स्नान से जो हमारे किए हुए पाप वो सब धुल जाते हैं। जैसे कि हमारे मैल, जिस शरीर से मैल धुल जाता है, इसी प्रकार से हमारा जो पाप है, गुनाह है, वो भी धुल जाते हैं। गंगा स्नान करते वक्त आपने मंत्र पढ़ना, गंगा जमुना सरस्वती। तो पाकिस्तान के हिंदुओं को आप सुन रहे थे जो वहां भी महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। लेकिन भारत में जो महाकुंभ, अगला अमृत स्नान आने वाला है 2 दिन बाद। उससे पहले एक खबर आई, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई खबर है। ममता कुलकर्णी, पिछले दिनों महामंडलेश्वर उन्हें बनाया गया, बाकायदा संगम में डुबकी लगाई ममता कुलकर्णी ने और उसके बाद महामंडलेश्वर की पदवी से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पद से छुट्टी होने का दावा किया जा रहा है ममता कुलकर्णी के। अकेले ममता कुलकर्णी नहीं है, बल्कि लक्ष्मी जो किन्नर अखाड़े में शामिल है, लक्ष्मी को भी हटा दिया गया है महामंडलेश्वर के पद से। और ये आपको बताऊं कि आखिर क्यों ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से पहले तो उन्हें सम्मानित किया गया, धूमधाम से उन्हें यह पद दिलाया गया, उसके बाद उनकी छुट्टी क्यों कर दी गई। किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को हटाया है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से हटा दिया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ही ममता को उपाधि दी थी। ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े ने एक बयान जारी किया। बयान में ममता कुलकर्णी के ऊपर एक्शन की वजह बताई है। ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिस पर देशद्रोह का आरोप है, उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। यह कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए।
सन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता है। ये सनातन धर्म प्रेमी और समाज के साथ छलावा कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को किन्नर समाज के लिए आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन वो भटक गई। ऐसे में मुझे एक्शन लेना पड़ा, ये इनका कहना है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के दावे पर सवाल उठाया है। लक्ष्मी पूछ रही है, आखिर ये कौन होते हैं अखाड़े से मुझे निकालने वाले? 2017 में अजय दास को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया था। वो निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कह रहे हैं और कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का साथ दिया। रविंद्र पुरी ने पूछा है कि अजय दास कौन है, हम इन्हें नहीं जानते। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लक्ष्मी क्या कुछ कह रही है और अजय दास क्या कह रहे हैं। सीधे संन्यास देने की बजाय सीधे जो है महामंडलेश्वर का पद दे देती है। ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ, अनुचित और निंदनीय। इनको न जाने इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, जैसे कि ये सबसे बड़े जो है शंकराचार्य से भी बड़े जो है अब ये हो गए हैं। और अचानक आते सिर्फ भगवा कपड़ा पहन लेने से ये आचार्य महामंडलेश्वर इनको बना दिया गया। बनाने वाले और बनने वाले दोनों ही बराबर के दोषी है। और किन्नर समाज का विशेष रूप से उत्थान हो, इस कार्य के लिए जो मैंने अखाड़ा निर्मित किया था वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के कारण जो धीरे धीरे जो है वो समाप्त होता चला गया और अपने उद्देश्य से भटक गए। उन्होंने बहुत सारी गलत काम करी, जिसके वजह से हमें उनको निकालना पड़ा। वो लव गुरु बने, उनका इतिहास रहा है हमेशा विवादों में। उन्होंने विवाह करा, उनके बच्चे हैं। और अगर वो किन्नर अखाड़े के संस्थापक होते तो वो किन्नर अखाड़े में रहने चाहिए ना। आप कहाँ से आ रहे हैं इंटरव्यू करके उनका? दूसरे किसी कंप्यूटर बाबा, हमारे कंप्यूटर बाबा के इधर से आ रहे हैं ना उनका इंटरव्यू करके। तो कंप्यूटर बाबा और किन्नर अखाड़े का क्या लेना देना? अगर जो संस्थापक होता वो किन्नर अखाड़े में रहता। हमारे संस्थापक और हमारे पुराने सारे महामंडलेश्वर यहीं पे, और जितने नए महामंडलेश्वर 2016 के बाद बने हैं वो सब भी खड़े हैं। तो जो पुराने हैं वो भी हमारे साथ है, जो नए वो भी हमारे साथ है। और हमारे अखाड़े में तो हमने नारियों को, जब ऋषि अजय दास थे तो एक साध्वी को भी हमने महामंडलेश्वर बनाया और उनको भी उन्होंने शादी का वचन दिया था। अच्छा। और भावना कौन थी उनसे जरा जाके पूछिए। तो एक नई लड़ाई है, लेकिन सवाल यह कि ममता कुलकर्णी को हटाने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि ममता कुलकर्णी पर कई आरोप लगे। ममता कुलकर्णी इससे पहले बॉलीवुड में रही, कई बड़ी फिल्में की उन्होंने, उसके बाद बॉलीवुड छोड़ दिया उन्होंने। तो जो उनकी जिंदगी का ये जो फेजेस रहे, जो चरण रहे, वो विवादों में रहे कई, जिसको लेकर ये बवाल खड़ा हुआ। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी की एंट्री से ही बवाल हो गया था। दरअसल 7 दिन पहले ही उन्होंने महामंडलेश्वर उन्हें बनाया गया। संन्यास दीक्षा ग्रहण कर किन्नर अखाड़े में शामिल हुई थी वो। महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था। ममता कुलकर्णी का नाम दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन से जोड़ा गया था और दावे के मुताबिक उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से पहले अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आई वो। दावा है कि इसी वजह से एक बड़ी फिल्म से भी ममता को निकाल दिया गया। छोटा राजन से फोन करवाने के बाद उन्हें फिल्म मिलने का दावा है। ममता कुलकर्णी ने इन खबरों को हमेशा झूठा बताया है। ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी का आरोप लगा उन पर। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया था। 1993 में ममता कुलकर्णी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। तब ममता कुलकर्णी ने मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था। 12 साल के करियर में उन्होंने 40 से अधिक फिल्में की हैं। 2003 में ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। हाल ही में कुंभ में पिंडदान कर सुर्खियों में आई थी वो। सुनिए जरा खुद ममता कुलकर्णी ने क्या कहा और साधु संत क्या कह रहे हैं ममता को हटाए जाने पर। गुरुओं ने मेरी 3 दिन तक परीक्षा ली और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जो सिर्फ एक तपस्वी ही एक दूसरी तपस्वी को जान सकता है कि क्या उसकी तपस्या है, उसने ध्यान कितना किया है, उसने अंतर कैसे, वैराग्य किसको कहते हैं। तो ये सब की परीक्षा करने के बाद मुझे महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना। संत
बनना अलग है और हो जाना बहुत अलग है। बढ़िया भगवा रंग के कपड़े पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला पहन लो हो गए आप भी महामंडलेश्वर। ये बनना है, हो जाना अलग है, होना अंदर से प्रकट हो। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते। जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी रह के आई हुई हो और अचानक से भारतवर्ष के अंदर प्रकट हो जाती है मुंबई में, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? हीरोइन रही है फिल्मों में, जब वो महामंडलेश्वर बन गई तो उस समय इतना विरोध पैदा क्यों हुआ? मेरा ये मानना है, देखिए वैराग्य है, वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है और हमारा मानना है कि ममता जी को वैराग्य आ गया, वो महामंडलेश्वर बन गई और महामंडलेश्वर वही बनता है जो पढ़ा लिखा होता है, जो योग्य होता है। तो साधु संत एक सवाल और उठा रहे हैं कि आखिर क्या कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है? चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो, उसे महामंडलेश्वर की पदवी दे दी जाती है। तो आइए आपको बताता हूं कि आखिर क्या तरीका है महामंडलेश्वर बनने का और कैसे कोई एक इंसान महामंडलेश्वर बन सकता है। दरअसल सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य होते हैं, धर्म गुरु जो होते हैं, और शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद क्या है? महामंडलेश्वर का। यह पद अखाड़ों में सबसे बड़ा और अहम जिम्मेदारी भरा होता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए व्यक्ति में वैराग्य संन्यास होना चाहिए और उसका परिवार के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उम्र की सीमा नहीं, लेकिन संस्कृत वेद पुराणों का ज्ञान जरूरी है। महामंडलेश्वर बनने के लिए अखाड़ों में आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक का मठ या सनातन धर्म के गुट से जुड़ा होना जरूरी है। वो जिस जगह से जुड़ा है वो संस्था समाज कल्याण का काम करती हो। कोई भी जो 10-12 साल से कथावाचक है वो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद अखाड़े आवेदक की योग्यता की जांच करते हैं। सभी जांचों में सफल होने के बाद खुद का पिंडदान करना होता है। पिंडदान करने के बाद महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होता है और इस पट्टाभिषेक में सभी 13 अखाड़ों के संत महंत मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में महामंडलेश्वर को चादर भेंट की जाती है। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत बांटा जाता है। यह है महामंडलेश्वर बनने का तरीका। एक और साध्वी जो कुंभ में आई, जिनको लेकर विवाद भी हुए, सवाल भी उठे, वो है हर्षा। हर्षा कुंभ में एक अखाड़े में थी, विवाद हुआ, दूसरे अखाड़े में चली गई। अभी क्या हर्षा भी महामंडलेश्वर बनने जा रही है? इनको लेकर कहा गया ये भी महामंडलेश्वर बनेंगी, वापस महाकुंभ में आ गई। सुनिए, क्या ये भी महामंडलेश्वर बनने की तैयारी में है? मुझे लगता है एक साधारण मनुष्य 10 साल में जो सीख सकता है वो मैं 20 दिन में सीख के जा रही हूँ। अच्छा बुरा उतार चढ़ाव मैंने सब देख लिया है, इनफैक्ट सब दिखाया भी गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जब जाऊंगी ना तो एक बहुत हद तक एक मजबूत इंसान बन के जाऊंगी। देखिए महाकुंभ आने से पहले ना मैं ये मानती थी कि मैं एक नॉर्मल इंसान, जैसे सब दिखते हैं वैसी मैं दिखती हूँ। महाकुंभ ने मुझे ये जो विश्व सुंदरी का एक टाइटल दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। हर इंसान को अच्छा लगता है जब उसे कोई सुंदर बोलता है, लेकिन महाकुंभ जैसी जगह पे, महाकुंभ जैसी पावन पवित्र जगह पे सुंदरता के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप चेहरे से सुंदर हो, तन से सुंदर हो और मन में मैल भरा है, तो बताइए वो सुंदरता किस काम की। तो मुझे लगता है कि अगर महाकुंभ में कोई भी आता है ना, कोई भी व्यक्ति, तो उसके मन का भाव देखना चाहिए, उसकी सुंदरता नहीं देखनी चाहिए। और आइए अब आपको लिए चलता हूं महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसके बाद जांच टीम पहुंची है वहां। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यायिक आयोग की टीम आज महाकुंभ पहुंची, उस जगह पर जहां हादसा हुआ। वहां जाकर सारी जानकारी जुटाई है, साक्ष्य जुटाए हैं, लोगों से बात की है, अधिकारियों से बात की है जिनकी उस वक्त वहां जरूरत थी, जो वहां मौजूद थे, जिनकी ड्यूटी थी। उन सारे अधिकारियों से न्यायिक आयोग ने एक एक सवाल पूछा है। कौन कहां किस वक्त क्या कर रहा था, कौन ड्यूटी पर नहीं था, कौन ड्यूटी पर था, कैसे यह हादसा हुआ, ये सारी जांच की। उसके बाद देखिए जरा, न्यायिक आयोग की टीम पहुंची अस्पताल, क्योंकि जब हादसा हुआ उसके बाद बहुत से लोग घायल हुए, 60 लोग घायल बताए गए। न्यायिक आयोग की टीम अस्पताल पहुंची और उन लोगों से बात की है जो घायल है, बिस्तर पर है, उनके परिजनों से बात की है, उसमें चश्मदीद भी है जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं।
तो अब आपको बताऊं, न्यायिक आयोग की टीम आखिर कुंभ में जाकर करेगी क्या? उनके सामने भी ढेरों सवाल हैं, उन सवालों के जवाब उन्हें तलाशने हैं और उसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। देखिए, प्रयागराज के संगम तट पर न्यायिक जांच टीम पहुंची। मौनी अमावस्या पर इसी जगह पर दरअसल हादसा हुआ था। महाकुंभ में तैनात अधिकारियों से घटना की जानकारी ली गई। आयोग की टीम के तीनों सदस्य ने उस रात घटनाक्रम को समझा, पहले हुआ क्या। इसके बाद आयोग की टीम स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंची है। अस्पताल के अधिकारियों, डॉक्टरों से बात की है। न्यायिक आयोग की टीम हादसे के कारणों की पहचान करेगी कि आखिर हादसा हुआ क्यों। इससे यह पता चलेगा कि हादसे की असली वजह क्या थी। क्या इसके पीछे कोई प्रशासनिक लापरवाही थी, क्या सुरक्षा में कमी थी या भीड़ प्रबंधन में खामियां थी, भीड़ नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्थाएं पर्याप्त थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अधिकारियों से कई सवाल पूछे हैं। भारी भीड़ आने वाली है तो सुरक्षा के इंतजाम क्या किए गए थे, यह सवाल पूछा गया। यह घटना संगम क्षेत्र के अलावा और कहां-कहां हुई है, सभी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। भीड़ कंट्रोल के लिए बनाई गई प्लानिंग के बारे में बताइए। ये सारे सवाल जवाब किए गए हैं। लेकिन महाकुंभ में अभी भी भक्तों का तांता लगा है। अभी इस वक्त महाकुंभ में हालात क्या है, क्या माहौल है महाकुंभ में, वहां का रियलिटी चेक लोगों की जुबानी जानिए। योगी जी ने जो काम किया है काबिले तारीफ है। ऐसा काम कभी हो ही नहीं सकता। कई सरकार आई चली गई है, पर ऐसा नहीं हो सकता। योगी मोदी की जोड़ी तो सुपर हिट है भाई। और इतनी सफाई है, हमारे केजरीवाल ने दिल्ली का नाश कर रखा है, यूपी में बस जाना चाहिए। कि मत जाओ, अभी जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप फेब में जाना, लेकिन फिर भी हम लोग ने वो रिस्क लिया और आए। यहाँ पे देखने कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है स्नान करके। बहुत भारी भीड़ है, बहुत, लेकिन व्यवस्था अच्छी बना रखी है। भारी भीड़ पर व्यवस्था हावी है। हाँ, व्यवस्था अच्छी बना रखी है। इतनी भीड़ के बावजूद भी योगी जी ने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स है। योगी जी और मोदी जी ने जबरदस्त इंतजाम कर रखा है। सब व्यवस्था पूर्ण तरीके से है और कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। बहुत अच्छा इंतजाम है। हर जगह खाने पीने की व्यवस्था, सारे सुख मिल गए। ये समझ लो कि ये जो महाकुंभ है, वास्तव में ऐसा कुंभ कभी किसी ने नहाया नहीं होगा। ऐसा कुंभ है ये महाकुंभ। हर हर गंगे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा प्रशासन सबका बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। फुल सिक्योरिटी है। योगी जी का मतलब तारीफ है। ये पूरा प्रशासन हो, पुलिस है, मैनेजमेंट है, परफेक्ट, नंबर वन। थैंक यू। हम रेलवे स्टेशन से आए, उन्होंने हमारे इस बैग, क्योंकि एक्सीलेटर बंद कर दिए, बैग ऊपर तक उठा के नीचे तक पहुंचाए, मतलब उन्होंने उठाया। व्यवस्था एकदम बहुत अच्छा है यहाँ का। कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे हम सबका। भीड़ नहीं है और बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा स्नान हुआ है हमारा। और बड़े आराम से खूब मस्ती करके यहाँ पे स्नान हुआ है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कोई तरह की दिक्कत नहीं है। मन सुकून एकदम धन्य हो गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी सियासी खबर है जिस पर दिन भर बवाल होता रहा। दरअसल आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो बेचारी पर संग्राम छिड़ गया है। किसने किसको बेचारी और बोरिंग कहा, यह आपको बताऊंगा। यह पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद रायसीना हिल से राष्ट्रपति भवन से संसद पहुंची हैं अपनी बग्घी में सवार होकर, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होती है। उसके बाद राष्ट्रपति ने अभिभाषण जब शुरू किया, ये उस वक्त की तस्वीर है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त सभी सांसद मौजूद थे। अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। 70 वर्षों और उससे अधिक। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म हुआ और सांसद बाहर निकल कर आए तो सोनिया गांधी को सुना गया कि वो राष्ट्रपति को बेचारी कह रही हैं। राहुल गांधी को सुना गया वो राष्ट्रपति को बोरिंग कह रहे हैं। सुनिए। बोरिंग, नो कमेंट। बोरिंग, नो कमेंट। बोरिंग, नो
तो सोनिया गांधी पुअर बोल रही थी और राहुल गांधी बोरिंग बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले पहुंचे संसद, उन्होंने विपक्ष पर हमला किया है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकड़ी। पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकड़ी। पहला बोरिंग, नो कमेंट। राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा। सोनिया गांधी ने देश की राष्ट्रपति को कहा बेचारी और शुरू हो गया घमासान भारी। जो मुर्मू देश की प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं, उनके लिए सोनिया और राहुल ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कोई भी भारतीय हैरान और परेशान हो जाएगा। बोरिंग, नो कमेंट। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर सोनिया राहुल पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। मोदी से लेकर बीजेपी और एनडीए के बड़े बड़े मंत्री और नेता कह रहे हैं यह देश का अपमान है, इसके लिए सोनिया और राहुल कांग्रेस माफी मांगे। राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा। देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। 55 साल जिसकी उम्र होगी और कई बार लॉन्च हो चुका है, उसने स्पीच को बोला बोरिंग है। अरे सुन भी रहे थे आप स्पीच में क्या कह रही थी कि राष्ट्रपति जी महज एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र का सम्मान है, हमारा गौरव है। और इस किस्म की भावना और इस किस्म का जो दृष्टिकोण है या ऐसे जो शब्द हैं, वो लोकतंत्र को अपमानित करते हैं। बजट से पहले अपमान को लेकर राहुल सोनिया सवालों में हैं, तो दूसरी तरफ सफाई देते हुए कांग्रेस और उनके करीबी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बेचारी का तो कोई दोष नहीं, राष्ट्रपति है, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। और अब आपको बताऊं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने असल में क्या कहा और उसके बाद कैसे उन पर पलटवार शुरू हुआ। सबसे पहले देखिए, सोनिया गांधी ने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण में सिर्फ झूठे वादे थे। बेचारी महिला, अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति भवन से स्टेटमेंट आया, यह राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। राष्ट्रपति भाषण के दौरान कभी थकी नहीं। राहुल गांधी ने कहा राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत बोरिंग था, वही बातें बार बार रिपीट की गई। पीएम मोदी ने जवाब दिया कांग्रेस का अहंकार चरम पर है, वो हमारी राष्ट्रपति का अनादर करते हैं। राष्ट्रपति के लिए ऐसे बयान गरीब आदिवासियों का अपमान है। प्रियंका वाड्रा ने कहा मेरी मां राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बीजेपी ने देश को जिस खाई में डुबोया है, पहले वो उसके लिए माफी मांगे। गिरिराज सिंह ने कहा सोनिया राहुल के बयान में नेहरू परिवार का अहंकार दिख रहा था, यह राष्ट्रपति आदिवासी और नारी समाज का भी अपमान है। पप्पू यादव ने कहा वो तो बेचारी राष्ट्रपति है, उनका कोई दोष नहीं है। राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह है, उन्हें तो सिर्फ एक प्रेम पत्र पढ़ना है। संबित पात्रा ने कहा राष्ट्रपति बेचारी नहीं हो सकती, वो देश की प्रथम नागरिक है। आदिवासी समाज से आई महिला न थकी है न झुकी है। अगर वास्तव में कोई बेचारा है तो वो राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राष्ट्रपति जी का अपमान तो मोदी सरकार ने किया है। राम मंदिर और नई संसद के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया। कांग्रेस राष्ट्रपति या किसी भी नागरिक का अपमान नहीं करती है। केसी त्यागी ने कहा यह देश की पहली नागरिक का अपमान है। सोनिया अपना बयान वापस ले और माफी मांगे। सौगत रॉय टीएमसी के नेता ने कहा मुझे भी भाषण देते हुए राष्ट्रपति बेहद थकी लगी, उनका भाषण बहुत उबाऊ और रिपीट था। लोकतंत्र में राष्ट्रपति की आलोचना का भी अधिकार है। अनुप्रिया पटेल ने कहा सोनिया के शब्द लोकतंत्र को अपमानित करते हैं। जिन्होंने उनको संसद भेजा है उन्हें इस वक्त दुख हो रहा होगा। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं।
Repeating the same thing again and again. बोरिंग, नो कमेंट। बोरिंग, नो कमेंट। शाही परिवार के एक सदस्य ने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना। If there is one poor thing in Indian politics, that is Rahul Gandhi. राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च। राष्ट्रपति भाषण इसमें जो सरकार ने लिख के दिया वो उन्होंने पढ़ा, बस उसमें कोई बड़ी चीजें आई नहीं और कोई फायदे की चीज बोले नहीं। देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। थकी हुई महिला कहना ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? आज सामाजिक सौहार्द न्यूनतम स्तर पर है, इस पर कोई बात होती, लेकिन क्या करें, स्लोगनियरिंग रेटोरिक से पीड़ा लोगों की पता नहीं चलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र की शुरुआत में आज जब संसद पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। आज ये संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा पहली बार ऐसा है जो कोई बवाल संसद में नहीं होने जा रहा है, वरना कोई ना कोई ऐसी चीज अब तक सामने आ जाती थी जिसके बाद बवाल शुरू हो जाता था। देखिए जरा प्रधानमंत्री किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। पीएम ने कहा इस बार बजट सत्र से पहले कोई बवाल नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने इसे लेकर विपक्ष पर तंज कसा। 2014 से लेकर अब तक का शायद यह पहला सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की है। हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते हैं और यहां उन्हें हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। अब देखिए कब क्या हुआ, पीएम क्या कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे 23 जनवरी 2021 को बजट सत्र शुरू हुआ था, उससे पहले किसानों पर रिपोर्ट आ गई 3 फरवरी 2021 को। उसके बाद 19 जुलाई मॉनसून सत्र शुरू हुआ और 18 जुलाई उससे एक दिन पहले पेगासस रिपोर्ट आ गई और सत्र में बवाल शुरू हो गया। 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू हुआ पिछले साल और उससे पहले 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, फिर बवाल शुरू हो गया। जनवरी 2023 संसद सत्र के दौरान ही 17 जनवरी 2023 को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल शुरू हो गया। 20 जुलाई 2023 संसद सत्र शुरू हुआ। 19 जुलाई उससे एक दिन पहले मणिपुर हिंसा का वीडियो आ गया, बवाल हो गया। 22 जुलाई 2024 मॉनसून सत्र। 9 अगस्त 2024 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 और उसके कुछ दिन पहले 20 नवंबर को अडानी पर अमेरिकी अटॉर्नी रिपोर्ट आ गई। तो ये जो लिस्ट है सिलसिलेवार ढंग से आई पिछले कुछ सत्र से पहले, पीएम मोदी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि वो विदेशी चिंगारी इस बार नहीं भड़क पाई। सुनिए। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकती है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई। साल से 14 से देखना, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहाँ उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र में पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। कुछ तो कहना ही है उन्हें जी, तो ये सब कहेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होता है? तो हमेशा यही करते हैं, जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, कल बजट पेश होने वाला है, लेकिन वित्त मंत्रालय में एक परंपरा है हलवा सेरेमनी की। तो ये देखिए आज वित्त मंत्री बजट के हलवा, कितना स्वाद है इस हलवे में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री
के आगे कढ़ाई और उसमें हलवा है, और वित्त मंत्रालय में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें हलवा वितरित किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने हाथों से। और कल जो है वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। दरअसल वित्त मंत्रालय का पूरा स्टाफ बजट सेशन से पहले दिन रात काम करता है देश का बजट बनाने के लिए, और ये जो सेरेमनी है ये उसका हिस्सा है। वित्त मंत्री कल बजट पेश करेंगी। आज इकोनॉमिक सर्वे राष्ट्रपति ने पेश किया है। आइए अब आपको बताऊं कि क्या कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं, क्या महंगा हो सकता है, क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। दरअसल दावा यह है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है, मोबाइल लैपटॉप सस्ता हो सकता है, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक वाहन, जीवन रक्षक दवाएं, सस्ते घर खरीदने की लिमिट भी बढ़ सकती है। और क्या महंगा हो सकता है, सोने चांदी जैसी कीमती धातु, लग्जरी कार और बाइक, मोबाइल और इंटरनेट रिचार्ज, हवाई जहाज की यात्रा, तंबाकू और सिगरेट, शराब, यह महंगा हो सकता है। टैक्स में राहत संभव है, 10 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं और 20 लाख से ज्यादा के वेतन पर 30% टैक्स संभव है। सेक्शन 80C से कटौती की सीमा बढ़ सकती है। निवेश और बचत से अभी 1.5 लाख बचा सकते हैं। बजट में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। होम लोन के ब्याज पर छूट 5 लाख रुपए तक संभव है। अभी होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक की छूट है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आज क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, क्योंकि आज राष्ट्रपति ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। हम चाहते हैं कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे कि आम जनता को, चाहे गरीब क्लास हो और मिडिल क्लास हो, उसको फायदा मिलना चाहिए, ना कि जो हायर क्लास है उन चंद 5% लोगों को फायदा हो। कि आम आदमी को उसमें रिलीफ मिले, जो टैक्सों के बोझ इतने आम आदमी के ऊपर पड़ रहे हैं उसमें इस बजट में रिलीफ मिले, यही हम चाहते हैं। प्रतिशत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए और अगले वित्तीय वर्ष का 6.3 से 6.8% की जो जीडीपी फोरकास्ट है, ये दुनिया में भयंकर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, उसके बावजूद भारत 6.5% के आसपास ग्रो कर, दुनिया में सबसे तेजी से जीडीपी ग्रोथ भारत की है और सबसे कम इन्फ्लेशन लार्ज इकोनॉमीज में इंडिया में है। थोड़ा ये खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में घमासान और बड़े बड़े योद्धा आज मैदान में थे। आम आदमी पार्टी में बुरी खबर यह आई केजरीवाल के लिए कि इनके विधायक छोड़कर भाग गए। लेकिन पहली तस्वीर देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे। द्वारका में पीएम मोदी ने प्रचार किया और अरविंद केजरीवाल पर वार किया। तस्वीर देखिए जरा, प्रियंका वाड्रा भी आज दिल्ली में प्रचार कर रही थी। कांग्रेस ने जरा देर से प्रचार की शुरुआत की है। राहुल गांधी रैलियां कर चुके हैं और प्रियंका आज रोड शो कर रही थी। राहुल गांधी अब केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। यमुना पहुंच गए राहुल गांधी। केजरीवाल की स्टाइल में ही केजरीवाल पर हमला है। डुबकी लेंगे। 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैं नहीं देखा हूँ कि हमारे सरकार जो दिल्ली सरकार है कभी जमुना मार्ग गोता मार्ग इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक ट्रक मच्छी ला डाल दो, तालाब के सारे मर जाएंगे। नाला सीवर उवर सब इसी में छोड़ रखते हैं। ये जमुना में कहाँ तक झेलेंगे? कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है। एक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। तो राहुल गांधी केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, केजरीवाल पर और यमुना पर सवाल उठा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल भी यमुना का पानी बोतल में लेकर घूम रहे हैं और पिलाने की बात कर रहे हैं, पिलाने का दावा कर रहे हैं। आइए यमुना का पानी पीकर दिखाइए। इसमें 7 ppm अमोनिया है। चुनाव आयोग इस पानी को पूरे देश के सामने पानी पीकर दिखा रहे हैं। ये 3 बोतलें हम चुनाव आयोग के लिए लेके जा रहे हैं।
इसमें 7 ppm अमोनिया है। चुनाव आयोग इस पानी को पूरे दूसरी तरफ देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी केजरीवाल की स्टाइल में ही जवाब दे रहे हैं। उन्होंने भी बोतल उठा ली और पानी भर लिया यमुना का। के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। तो केजरीवाल के खिलाफ चौतरफा घेराव शुरू हो गया है। राहुल गांधी हो, नायब सिंह सैनी हो, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया केजरीवाल के खिलाफ, यमुना पर दिए उनके बयान पर। अरविंद केजरीवाल मुश्किल में हैं। केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में चौतरफा घिर चुके हैं। 3 दिन में आज दूसरे दिन मोदी ने उन पर जमकर हमले किए। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने भी दिल्ली में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल यमुना के घाट पर घूम रहे हैं तो प्रियंका रोड शो कर रही हैं। रही सही कसर केजरीवाल के मौजूदा विधायकों ने पूरी कर दी। पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी भी छोड़ दी। शायद इसी का नतीजा है कि जो केजरीवाल 28 तारीख को यमुना में जहर की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग का हंटर चलने के बाद 31 तारीख को यमुना का पानी साफ बता रहे हैं और इसे दिल्ली की जनता के संघर्ष का नतीजा बोल रहे हैं। मैंने शोर किया, हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। अब दिखाऊं आपको केजरीवाल के कौन कौन से विधायक, सोचिए, ठीक चुनाव से पहले उनका साथ छोड़कर भाग गए। केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं और ये तस्वीर केजरीवाल और अखिलेश यादव साथ प्रचार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के 7 से 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इन विधायकों ने केजरीवाल को चिट्ठी भेज दी है। केजरीवाल ने इन विधायकों के टिकट काट दिए थे चुनाव से पहले। पार्टी ने 25 विधायकों के टिकट काटे, इनमें से 4 विधायकों के रिश्तेदार को टिकट दे दिए, जबकि 4 विधायक कांग्रेस बीजेपी में चले गए। बाकी बचे 17 विधायकों में से 7 ने पार्टी छोड़ दी है। संकेत है कि कुछ और विधायक पार्टी छोड़ेंगे। पार्टी छोड़ने वाले विधायक काफी मजबूत हैं और अपने अपने इलाके में इनका दबदबा है। जैसे महरौली से नरेश यादव, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। त्रिलोकपुरी रोहित महरौलिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कस्तूरबा नगर से मदन लाल, ये केजरीवाल की झाड़ू छोड़ गए। जनकपुरी से राजेश ऋषि हैं और पालम से भावना गौड़ शामिल हैं। ब्रिजवासन से BS जून और आदर्श नगर से पवन शर्मा, ये सारे विधायक केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए हैं। अब केजरीवाल चारों तरफ से मुश्किलों में है। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है, ओवैसी टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं और विधायक भी साथ छोड़कर चले गए। सुनिए। जो आम आदमी पार्टी कभी ईमानदार लोगों की पार्टी होती थी, क्रांतिकारियों की पार्टी होती थी, आज ये कहीं ना कहीं चमचों की पार्टी बनकर रह गई है। आज ये कहीं ना कहीं मुझे पैसे वालों ने इस पार्टी को कब्जा लिया है। हम किसी लालच में हमने आज रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो बट हम ऐसी पार्टी का हिस्सा आगे नहीं बनना चाहते जो भ्रष्टाचार में व्याप्त हो। कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिनके खिलाफ चाहे शराब घोटाले में है, चाहे स्वाति मालीवाल वाले केस में है, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी लगभग 1.5 महीने से हम इस पार्टी के साथ हैं, पर अब चूंकि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दी है, इससे ऐसे लगता है कि वाकई पार्टी ने गलती की है और ऐसे में फिर पार्टी के साथ रहने का मन नहीं कर रहा। टिकट कटने का रीजन हमारा एक ही रहा कि हमारे पास पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि टिकट के दाम बहुत बढ़ गए। पहले जो छोटे मोटे दाम होते थे वो हम अरेंज कर लेते थे, लोगों से पैसा चंदा मांग के कर लेते थे, लेकिन इस बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि डिमांड ही 10 गुना बढ़ गई। तो हम तो हाथ जोड़ के बोल देंगे सर हम दे नहीं पाएंगे इतना पैसा, क्योंकि हमने हराम का धन कमाया नहीं। मैंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी तरह के पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेन रीजन आज है भ्रष्टाचार का मुद्दा। जहां भी चर्चा करो वहीं पर ही आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है।
पहले इनके 2 दलित मंत्रियों ने इस्तीफा दिया कि ये लोग दलित विरोधी हैं। इनकी महिला सांसद ने अरविंद केजरीवाल जी पर पिटवाने का आरोप लगाया, महिला विरोधी है। और अब इनके साथ साथ विधायक आम आदमी पार्टी के छोड़कर चले गए कि केजरीवाल भ्रष्टाचार है, और इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए कि अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग होकर 7 विधायकों ने, एक नहीं 7 विधायकों ने एक साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी 2 साल से कोशिश कर रही है इस पार्टी को खत्म करने के लिए। पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जनता जनार्दन है, जनता की ताकत से आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीता। भाजपा यहीं बैठी थी, 70 में से 62 सीट जीता। भाजपा यहीं तिक्रम कर रही थी, और इस बार भी दिल्ली के लोग नया इतिहास रचने वाले जा रहे हैं। केजरीवाल करोड़ों रुपया एमएलए की टिकटें बेच कर इकट्ठा किया। सिटिंग विधायक थे, कहता अच्छा काम किया था तो टिकट क्यों काट दी? क्योंकि बेचनी थी टिकट। करोड़ों रुपया कमाने के चक्कर में अपने पार्टी के विधायकों का साथ खो दिया केजरीवाल ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वारका में गरजे, 2 रैलियां प्रधानमंत्री कर चुके हैं। सुनिए जरा, पीएम मोदी ने आज द्वारका में कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आई तो भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, और जो सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई है उसे वो रखेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार का कच्चा चिट्ठा है। सुनिए। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। डंके की चोट पे कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। आपदा वालों को लाज शर्म कुछ भी नहीं है। आपदा पार्टी की वजह से वो घनघोर संकट में है। भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाकर दिल्ली एनसीआर का भविष्य बदलेगी। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अमेरिका लिए चलते हैं। अच्छी खबर यह है कि भारतवंशी बनेगा एफबीआई का डायरेक्टर। जी हां, जिनकी हम बात कर रहे हैं काश पटेल, जिन्हें आप ट्रंप के बगल में खड़े हुए देख रहे हैं, ये एफबीआई के डायरेक्टर बन सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं। काश पटेल का सीधा ताल्लुक भारत हिंदुस्तान से है, भारतवंशी है काश पटेल। ये अमेरिकी सीनेट में पहुंचे जिस वक्त काश पटेल आप देख रहे हैं, और अपने मां बाप के पांव छुए हैं। पहुंचने के बाद देख रहे हैं अपने पिता के पांव छुए काश पटेल ने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, काश पटेल हाथ में कलावा भी बांधते हैं, यानी हिंदू धर्म और संस्कृति को भी मानते हैं पूरी तरह से। और काश पटेल, सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एफबीआई, उसके डायरेक्टर होने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण की जयकार करने वाला भारतवंशी अब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी का मुखिया बनने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी हिंदू की नियुक्ति पर फाइनल मोहर लगा दी है। अब अमेरिका की संसद से आखिरी पुष्टि की तैयारी की जा रही है। भारतवंशी काश पटेल के एफबीआई डायरेक्टर बनने का इंतजार पूरे अमेरिका में जोर शोर से हो रहा है। जल्द ही अमेरिकी सीनेट भारतवंशी के एफबीआई डायरेक्टर बनने का ऐलान कर सकती है। आइए मैं आपको बताऊं कि काश पटेल कौन है, जो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उनका भारत से ताल्लुक क्या है। देखिए जरा, यह है काश पटेल। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में बड़े पदों पर नियुक्ति हो रही है, और इसी कड़ी में भारतवंशी काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर पद पर नामित हुए। भारतवंशी होने के साथ ही काश पटेल को सनातन में बहुत श्रद्धा है। हमेशा अपने हाथ में सनातन धर्म से संबंधित कलावा पहने रहते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इन्होंने अपने घर में एक मंदिर भी बनवाया। काश पटेल भगवान शिव और गणेश और हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। फिलहाल अब भारतवंशी हिंदू एफबीआई का डायरेक्टर बनने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट उनके नाम पर फाइनल मोहर लगा चुकी, और अब इसी नियुक्ति की आखिरी पुष्टि अमेरिकी सीनेट में होगी। सीनेट अमेरिकी पार्लियामेंट का उच्च सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा होता है,
अमेरिका में नियम है कि सरकार से नियुक्ति के बाद सीनेट में पेशी होती है। यहां पर अमेरिकी सांसद सरकार से नामित शख्स से सवाल जवाब करते हैं। सीनेट जब क्लीन चिट देती है तब ही अमेरिका में नियुक्ति नामित पदों पर होती है। पटेल से सीनेट ने सवाल पूछा कि क्या ट्रंप ने दंगाइयों को छोड़कर गलती की, तो काश पटेल ने कहा कि हिंसा करने वाले किसी शख्स की सजा कम करने में वो सहमत नहीं है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ने पूछा, क्या आपने कभी नस्लवाद का अनुभव किया है? इस पर काश पटेल ने जवाब दिया, कहा दुर्भाग्य से इसका सामना करना पड़ा मुझे। कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच के दौरान उन्होंने कमेटी के सामने उनको पेश हुआ गया था और उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अमेरिकी संसद ने उनकी निजी जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया उस वक्त। इसके बाद काश पटेल को जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हुई। सीनेट पुष्टि होती है सीनेट से कि तो वो पहले हिंदू और भारतीय अमेरिकी FBI निदेशक बनेंगे। फिलहाल अमेरिकी सीनेट में काश पटेल के पद पर सुनवाई की जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा काश पटेल का परिवार क्या कह रहा है। I'd like to welcome my father, Pramod. मैं अपने पिता और मां अंजना का स्वागत करना चाहता हूं, जो आज यहाँ बैठे हैं। वो भारत से यहाँ आने के लिए यात्रा करके आए हैं। मेरी बहन भी यहाँ है, वो भी आज मेरे साथ यहाँ आने के लिए समंदर पार कर आई है। आप लोगों का यहाँ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है, लंबे वक्त से वापस कब आएंगी ये एक सवाल था, लेकिन अंतरिक्ष से भी सुनीता विलियम्स नया रिकॉर्ड बना रही हैं। सुनीता विलियम्स को लंबा वक्त हो गया है अंतरिक्ष में और स्पेस में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, स्पेस वॉक के जरिए सुनीता का ये नया रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड के बाद आप देख रहे हैं किस तरह वो जश्न मना रही हैं। Lots of cheering here in the room, big hugs. Sunny William coming through in her blue flight suit. And followed. आइए आपको बताता हूं सुनीता का रिकॉर्ड क्या है। भारतीय मूल की सुनीता 8 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हैं। उन्हें वापस लाने की नासा लगातार कोशिश कर रहा है। अब दावा यह है कि वो मार्च में धरती पर लौट सकती हैं, लेकिन वापसी से पहले सुनीता ने नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का खिताब जीत लिया है और सुनीता विलियम्स पर यह दावा अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है। गुरुवार शाम सुनीता ने 5.5 घंटे तक स्पेस वॉक किया और इस दौरान वो साथी बुच विल्मोर के साथ स्पेस स्टेशन से बाहर आई और दोनों ने मिलकर स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से को साफ किया। सूक्ष्म जीव प्रयोग के लिए सुनीता विलियम्स ने नमूने इकट्ठा किए और इस प्रयोग से पता चलेगा कि स्पेस स्टेशन पर सूक्ष्म जीव जीवित है या नहीं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन से टूटा एंटीना भी अलग किया है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का यह नवा स्पेस वॉक था और इसी के साथ ही उन्होंने पैगी विटसन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पैगी ने सबसे ज्यादा 60 घंटे और 21 मिनट स्पेस वॉक किया था। सुनीता अब तक कुल 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक कर चुकी है। फिलहाल सुनीता के धरती पर लौटने का इंतजार दुनिया कर रही है। आइए एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कैसे विदेश में बोनस देने का नया तरीका है। देख रहे हैं, मालिक ने टेबल पर पैसा बिछा दिया है, जो जितना नोट बटोर ले वो उतना पैसा ले जाए। अनोखे तरीके से बोनस देने का यह मामला चीन का बताया जा रहा है और यहां पर क्रेन बनाने वाली कंपनी हेनान माइनिंग ने एक टेबल पर 70 करोड़ रुपए बिछा दिए, 70 करोड़, और अपने कर्मचारियों को कहा 15 मिनट में जितना चाहे उतना बोनस उठा ले। इसके लिए शर्त यह रखी थी कि कर्मचारी उतने ही पैसे ले सकते हैं जितने उन्होंने गिने हो। कंपनी के इस चैलेंज के बाद सभी कर्मचारी खुशी खुशी कंपटीशन में शामिल हो गए। बाद में दावा किया गया कि एक कर्मचारी ने लगभग 11.5 लाख रुपए ही 15 मिनट में उठाए और यह कंपनी पहले भी इसी तरह से अपने कर्मचारियों को बोनस देती रही है। 2023 में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को रात्रि भोज के दौरान नगद कैश वितरित किया था। फिलहाल हेनान कंपनी का टेबल पर कैश डालकर बोनस देने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो यह थी अच्छी खबर। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर शो मिस हो गया है तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं।